हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में आपको प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया गया था, उस पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने कराए थे। ठीक है, तो अभी मैं कुछ और क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस्ड पे ही है ना, प्रॉपर्टी बेस्ड पे मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आपको दिखा देता हूँ कि किस किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, है ना। इसके बाद फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो कि एक क्वेश्चन आपको कभी कभी डिटर्मिनेंट में दो डिटर्मिनेंट को इक्वल प्रूफ करने के लिए भी दिया जा सकता है ना। जैसे अगर मान लो मेरे पास पहले वाले में A1 1 1 है फर्स्ट कॉलम में, दूसरे में ABC, ठीक है, और तीसरे में BCCA और AB है। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करने के लिए बोला गया है कि ये इक्वल है 1A स्क्वायर, 1B स्क्वायर, 1C स्क्वायर। ठीक है, तो हमें इसे प्रूफ करके बताना है कि ये चीज़ है। इसको प्रूफ करने के दो तरीके हैं, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग से प्रूफ कर लो, राइट हैंड साइड को अलग से प्रूफ कर लो, और फिर दोनों को इक्वल दिखा दो। ठीक है, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं डिटर्मिनेंट से ही एक डिटर्मिनेंट से दूसरे डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूँ या नहीं, मैं वो ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं लेफ्ट हैंड वाले डिटर्मिनेंट से ट्राई कर रहा हूँ। फर्स्ट में मेरे पास 1 1 1 है, ABC, ठीक है, और ये BC AC और AB। ठीक है, हमें देखो यहाँ पे मुझे एक्चुअली में चाहिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे BC मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे AC मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे AB मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा आता है ना, अगर इस वाले पे अगर मान लो ABC होता है ना, तो इसको हम बाहर निकाल सकते थे कि नहीं, है ना। तो अगर आप देख लो कि अगर मैं क्या करूं, पहले रो में A से मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है, फर्स्ट रो में अगर A से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर ABC। ठीक है, लेकिन A से मल्टीप्लाई किया तो हमें A से डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि हमारा डिटर्मिनेंट इफेक्ट नहीं हो। ठीक है, दूसरे वाले में मैं B से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लास्ट में ABC का टर्म चाहिए, है ना, ताकि मैं उसको बाहर निकाल सकूं, है ना। और देखो B से मैंने डिवाइड भी किया, और सेम तरीके से मैं लास्ट में ABC से C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ा C से। ठीक है, अब देखो थर्ड कॉलम में क्या हो गया, मेरे पास ABC सब में कॉमन है, तो मैं ABC को बाहर भी निकाल सकता हूं, है ना। तो देखो ABC बाहर निकाला तो डिनोमिनेटर में भी ABC पहले से था, तो दोनों ऑलरेडी क्या हो गया, कैंसल हो गया, है कि नहीं। दोनों क्या हो गया, कैंसल हो गया, 1 1 1। तो ये देखो कैंसल होकर इसको मैं हटा सकता हूं यहां से, है ना। अब देखो यहां पे अगर आपको ये चीज दिखे, अभी देखो ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट ऑलमोस्ट सेम टाइप का है, बस रो और कॉलम अलग अलग जगह पे है ना। तो हम ट्राई करते हैं कि क्या मैं उस डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। ठीक है, तो देखो कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, अगर मैं पहले और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दूं, ठीक है, तो फर्स्ट के जगह पे मैं थर्ड कॉलम लिख रहा हूं, ठीक है, और यहां पे मैं ABC लिख रहा हूं। ठीक है, A और B को मैंने चेंज नहीं किया। हमने कितने इंटरचेंज किए, एक इंटरचेंज किया, और आपको पता है कि एक इंटरचेंज करने से एक माइनस साइन आता है। ठीक है, अब अगर मैं फिर से इस दोनों को इंटरचेंज कर दूं तो यहां पे फिर से एक और माइनस होगा, और -1 प्लस बन जाएगा, है ना। और देखो ये चीज जब आप इसको इंटरचेंज करोगे तो ये वाला इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे, और देखो यही चीज हमारा राइट हैंड साइड में दिया हुआ है। ठीक है, तो कैसे इंटरचेंज हुआ समझ में आ रहा है ना। तो यही चीज हमें प्रूव करना था, तो मैं एक डिटर्मिनेंट से ही दूसरे डिटर्मिनेंट के टर्म्स में मूव करके ये चीज मैं लिख रहा हूं, है ना। तो ये इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यानी तो लेफ्ट हैंड को अलग से सॉल्व करो, राइट हैंड को अलग से सॉल्व करो, और फिर उसको आंसर निकालने का ट्राई करो। ठीक है, ये मेथड मुझे थोड़ा सा ज्यादा इजी लगा, इसलिए मैंने इस मेथड से किया। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि बस प्रॉपर्टी किस तरीके से यूज हो रहा है, बस मैं वो चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक बार प्रॉपर्टी आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इजीली कर पाओगे, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस देखो, ट्राई करो कि कैसे होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। ठीक है, मान लो कि मेरे पास डिटर्मिनेंट है
डिटर्मिनेंट है 1 1 1 एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में भी होगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है पहले आप उस चीज को देखो, और हम स्टार्ट कहां से करेंगे, डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट को हम डायरेक्टली ओपन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली आप ओपन करोगे तो ये वाला टर्म आपको कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। या नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब आपको ये चीज दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो अब एग्जाम के टाइम पे उतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इसको ओपन करके लिख सको, ठीक है। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पे मैं ये कर रहा हूं। अब देखो मैं यहां पे अगर मैं इसको यहां पे देखो मुझे चाहिए क्या, x माइनस वाई का टर्म चाहिए, y माइनस जेड और z माइनस एक्स का टर्म चाहिए। तो ये चीज हमें जनरेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रो को अगर मैं माइनस करूंगा तभी ये चीज x माइनस वाई का टर्म जनरेट हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले रो को मैं सेम रख रहा हूं, है ना, पहला रो मेरा सेम है, या पहले रो से ही माइनस कर दो, है ना। तो मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R2 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म 0, ये टर्म x माइनस वाई, दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा टर्म मेरा अफेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी मेरा मैंने एक ही ऑपरेशन लगाया 1z जेड स्क्वायर। अब मैं सेकेंड टाइम पे क्या करूंगा, सेकेंड टाइम में मैं R2 को रिप्लेस करूंगा R2 माइनस R3, ठीक है। जब भी आप इस टाइप का ऑपरेशन लगाओ तो ये ध्यान रखो कि आपका एक रो हमेशा फिक्स होना चाहिए। यहाँ पे देखो R3 वाला मेरा चेंज नहीं हुआ है, और इसको जब चेंज करोगे तो ये आपका 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा y माइनस जेड, और ये क्या बन जाएगा y माइनस जेड स्क्वायर, दिख रहा है क्या, ठीक है। अब देखो पहले वाले कॉलम से, पहले वाले रो से क्या बाहर आ जाएगा, हमारा x माइनस वाई बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो x 0 1 और ये क्या बच गया x प्लस वाई। दूसरे वाले से क्या बाहर आ जाएगा y माइनस जेड, तो ये 0 ये 1 और ये y प्लस जेड, और थर्ड वाला मेरा 1z, ये z होगा, ठीक है, और ये थर्ड जेड स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो मेरे पास ऑलरेडी मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम टाइप से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका इस वाले कॉलम में आपका दो रो ऑलरेडी, दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 है। तो मैं क्या करूंगा, इसी कॉलम के अबाउट में ओपन कर दूंगा, यहां से इसके अबाउट, इस दोनों के अबाउट तो ओपन करने की जरूरत है नहीं, बस इसके अबाउट ओपन करना है। इसके अबाउट ओपन के लिए बाकी कोई कैलकुलेशन नहीं, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है माइनस इसको इससे करना है, ठीक है। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको देखोगे कि x माइनस वाई और y माइनस जेड तो आपके पास ऑलरेडी आ चुका है। यहां से जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका z माइनस एक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन हमारा कितना मिनिमम हो रहा है, बस हम क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी ज्यादा से ज्यादा यूज करने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे तरीके से सॉल्व होगा और जल्दी सॉल्व होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लो हमें प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन है प्रूव दैट, और हमारे पास क्वेश्चन है 1 1 1 ए बी सी ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ठीक है। और ये हमें प्रूफ करना है किसके इक्वल है, ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसके इक्वल ये होना चाहिए, ठीक है। तो ट्राई करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा पार्ट हम फैक्टर जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो हमें दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं, फिर से वही चीज है, हमें a माइनस बी और b माइनस सी का टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बी क्यू सी और सी क्यू, हम क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो मैं पहले वाले में जैसे ऊपर में ऑपरेशन किया था, R1 को मैं क्या करूंगा, R1 माइनस R2 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 0 a माइनस बी ए क्यूब माइनस बी क्यूब,
दूसरे वाले में फिर से मैं R2 को रिप्लेस करूंगा, R2 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा 0, b माइनस 3, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे 1c और c क्यूब ऑलरेडी था। देखो पहले वाले से क्या फैक्टर आ गया हमारे पास, a माइनस बी, दूसरे वाले से b माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे देखो 0, यहाँ पे 1, और a क्यूब माइनस बी क्यूब में से a माइनस बी फैक्टर लगेंगे, कितना बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद होगा आपको फॉर्मूला, है ना। सेकेंड वाले में 0, 1, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और थर्ड वाला मेरा 1c और c क्यूब, ठीक है। अब क्या करो, अब आपको यहां से और कोई सॉल्व करने का तरीका नहीं दिख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली ओपन कर दो, किसके अबाउट, फर्स्ट कॉलम के अबाउट, जिसमें से दो एलिमेंट ऑलरेडी 0 है, थर्ड के अबाउट ओपन करना है। ओपन करोगे तो बाकी जो टर्म बचेगा वो इसी का फैक्टर होगा, ठीक है। तो a माइनस बी, b माइनस सी, और सॉल्व कर लेना, c माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी का वो फैक्टर का टर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इजी होता है, कैलकुलेशन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे हम इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली दिख जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी टाइप में। जैसे मान लो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, शो दैट, क्वेश्चन दिया हुआ है शो दैट a प्लस बी प्लस सी is the factor of determinant a b c b c a c a b, ठीक है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है और बोल रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का ये एक फैक्टर है ना। डिटर्मिनेंट का एक फैक्टर है मतलब क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट में इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी इंटू सम टर्म आना चाहिए, है ना। तो फैक्टर मतलब क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में ये टर्म हमारे पास शो करना चाहिए, है ना। तो ये चीज अगर हमें फैक्टर में शो कर रहा है तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमें बस इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके देखना है कि क्या इसमें से a प्लस बी प्लस सी का टर्म बाहर निकल सकता है कि नहीं, है ना। और आपको इजिली ये दिखाई दे रहा होगा क्योंकि सब में सिंगल सिंगल टर्म है और ए बी सी का टर्म है। तो अगर मैं किसी एक कॉलम में, है ना, पहले कॉलम को मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, इससे क्या होगा कि हमारे पहले कॉलम में देखो a प्लस बी प्लस सी का टर्म जनरेट हो जाएगा, दिख रहा है क्या, है ना, a प्लस बी प्लस सी, और बाकी वाला टर्म, बाकी वाला कॉलम तो सेम ही है ना। और यहां से देखो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, यहां से देखो फर्स्ट में a प्लस बी प्लस सी का टर्म बाहर निकाल लो क्योंकि वो कॉमन दिख रहा है, और बाकी वाला टर्म क्या बच गया 1 1 1 बी सी ए बी, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लो, इजी है। कैसे सॉल्व करोगे, फिर से आप थोड़ा सा पहले जीरो बनाने का ट्राई करो, एक रो या कॉलम में मैक्सिमम जीरो, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले में से दूसरे को माइनस कर दूंगा तो क्या बन जाएगा b माइनस सी, सी माइनस ए, और दूसरे में से तीसरे को माइनस कर दूंगा तो c माइनस ए और a माइनस बी, है ना। और थर्ड वाला देखो a b c है। अब क्या करो, इस रो के अबाउट ओपन कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो है ना, हमें उस वाले पार्ट से कोई मतलब भी नहीं है इससे। देखो a प्लस बी का एक टर्म आ रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक टर्म आएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि a प्लस बी प्लस सी इसका क्या एक फैक्टर है कि नहीं। तो कभी कभी आपसे इस टाइप से फैक्टर निकालने के लिए वो बोल सकता है और फैक्टर वो कभी निकालने के लिए आपको दे देता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर आप ऐसे मान लो कि एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, ये वाला प्रूफ करना है हमें, फिर से प्रूव दैट डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर
और इसके बाद हमारे पास टर्म है 1 प्लस पी एक्स क्यूब 1 प्लस पी वाई क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, और ये चीज इक्वल होनी चाहिए 1 प्लस पी एक्स वाई जेड इंटू एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स के। ठीक है, तो देखो अगर मुझे ये चीज दिया हुआ है तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मुझे पहले राइट हैंड साइड में जो फैक्टर दिखाई दे रहा है वो कौन कौन सा फैक्टर है, 1 प्लस पी एक्स वाई। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने इसी टाइप के क्वेश्चन देखे थे, है ना। तो ये टर्म आपको इजीली जनरेट हो जाएगा। बस हमें करना क्या है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, इसमें बस आप पहले रो में से दूसरे और तीसरे रो को माइनस करते जाओगे, है ना, जैसे जस्ट ऊपर में किया था हमने, है ना। 1 प्लस पी वाई क्यूब और 1 प्लस पी जेड क्यूब। अगर मैं क्या ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं R1 माइनस R2। ठीक है, तो क्या होगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। दिख रहा है। दूसरा मैं फिर से ऑपरेशन लगाऊंगा R2 को R2 माइनस R3, तो ये क्या हो जाएगा y माइनस जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर p इंटू वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, है ना, और बच जाएगा जेड जेड स्क्वायर और 1 प्लस पी जेड क्यूब, है ना। ये चीज मैं कैसे सोच रहा हूं, क्योंकि जो फैक्टर हमें दिया हो वो चीज मैं जनरेट करने का ट्राई कर रहा हूं कि कहां से जनरेट होगा, है ना। तो जहां से जनरेट होगा उसके हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं। देखो पहले वाले से क्या कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई और y माइनस जेड फैक्टर आपका ऑलरेडी निकल गया है। क्या बच जाएगा 1x प्लस वाई और यहाँ पे p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। दूसरे में 1y प्लस जेड p इंटू वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड। ठीक है, और दूसरे में थर्ड में जेड जेड क्यूब 1 प्लस पी जेड क्यूब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे पास दो फैक्टर ऑलरेडी निकल चुका है। यहाँ पे 1 1 है, तो अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा सॉल्व होगा, है ना। तो R1 में से R2 को माइनस करो तो एक आपका 0 बन जाएगा, और उसके बाद इस डिटर्मिनेंट को क्या करना, ओपन कर देना, है ना। तो मैक्सिमम 0 आपको निकालने का ट्राई करना, मैक्सिमम 0 करके इसको सॉल्व करोगे तो आपका वही फैक्टर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप खुद से ट्राई करना यहां से आगे, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस टाइप के आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जहां पे आपको इस तरीके की चीजें सोचने को मिलेगी। ठीक है, बुक में भी आपको क्वेश्चन है और असाइनमेंट्स जब मिलेगा तो उसमें भी आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो और क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करते रहो, फिर हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा था, याद होगा आपको, है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का तरीका क्या था, हाफ इंटू x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 का टर्म था, याद होगा आपको, है ना। अगर मेरे पास ये ट्रायंगल है जिसके वर्टेक्स x1 y1 है, x2 y2 है और x3 y3 है, तो मैं इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख के भी सॉल्व कर सकता हूं। अब मुझे बताओ कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, अगर ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, इफ एरिया इज ट्रायंगल 0 देन पॉइंट ABC क्या होगा, ABC आर कोलिनियर, है कि नहीं। पहले भी आप कर चुके हो ऐसा क्वेश्चन। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दे दे और आपको चेक करने के लिए बोले कि ये चेक करके बताओ कि ये क्या होगा, है ना, बोले कि ये कोलिनियर है या नहीं, क्या करना है, तो आप क्या करो, उसका एरिया के फॉर्मेट में लिखो और उसको इक्वल टू 0 कर दो, और वहां से आपके पास अगर 0 आता है तो वो क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, यहां से हम इसी डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में आप क्या कर सकते हो, आप लाइन की इक्वेशन भी लिख सकते हो, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो
इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में भी आप इक्वेशन ऑफ लाइंस को लिख सकते हो। कैसे लिखेंगे? तो लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो मान लिया हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है x1, y1 और दूसरा हमारे पास है x2, y2, ठीक है। और इससे पास होने वाले लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना आपको आता है, याद होगा आपको कैसे लिखते थे? दोनों लाइन से आप स्लोप का इक्वेशन लिख लो, है ना, और इस पे एक जनरल पॉइंट हम ले लेते थे, याद होगा आपको जनरल पॉइंट क्या होता था? x, y, है ना। तो x, y से आप लाइन की इसका एक, इस लाइन दोनों को यूज करके आप स्लोप का इक्वेशन लिख लो, इस दोनों को यूज करके स्लोप का इक्वेशन लिख लो और दोनों को क्या करो आप इक्वेट कर दो, तो आपका लाइन का इक्वेशन आ जाता था, है ना। आपने किया होगा ये सब चीजें। तो सेम चीज हम यहां पे कर रहे हैं। यहां पे जो मैं जनरल पॉइंट ले रहा हूं x, y, z, तो देखो 3 पॉइंट हमारे पास हो गए। और अगर ये लाइन है तो ये तीनों पॉइंट इस जनरल पॉइंट है ना, तो इस तीनों पॉइंट का एरिया क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यानी अगर इस तीनों पॉइंट से आप ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो कैसा बनेगा? ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था कि आप अगर यहां पे लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो पहला वाला जो हमारे पास रो है ना, पहले वाले रो में मैंने क्या लिखा है ना, पहले x y z कोऑर्डिनेट हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां पे देखो ये तीनों पॉइंट, ये पॉइंट को अगर मैं P पॉइंट मान लेता हूं तो A P B तीनों क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट लाइन पे तो इसका एरिया 0 होना चाहिए। तो बस मैं एरिया का फॉर्मेट लिख रहा हूं, ठीक है। पहले वाला मैंने वेरिएबल लाइन लिखा x y 1, दूसरा वाला ये A पॉइंट लिख रहा हूं x1 y1 और 1, और तीसरा वाले में x2 y2 और 1। कोई सा भी कहीं पे लिखो किसी भी ऑर्डर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आपको पता है कि रो कॉलम करने से बस साइन का चेंज होता है, जबकि राइट हैंड साइड में इक्वल टू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? ये भी स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन किस फॉर्मेट में है? ये डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में है ना। तो ये भी क्या है? स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। तो कभी आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए बोले तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। एक जनरल पॉइंट पहले वाले रो में लिख दिया और बाकी जो दो पॉइंट गिवन होगा उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। क्यों ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है? क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है, और कोलिनियर होगा तो एरिया क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये लास्ट वाले क्लास का 2 पॉइंट था, ये दोनों पॉइंट उसी वाले पॉइंट में आप ऐड कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हम किस तरीके से, है ना, उसी चैप्टर में आपको जो 4.2 चैप्टर है ना, उस चैप्टर में कहीं कहीं पे आपको ये सब 2 क्वेश्चन होंगे। 4.3 में, है ना, लास्ट के 2 क्वेश्चन है जहां पे आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए दिया गया, तो वहां पे आप इस फॉर्मेट में बना के लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, है ना, नेक्स्ट हमारे पास 2 टर्म सीखना है ना। ये दोनों टर्म बस अभी आप सीख लो कि कैसे होता है, ठीक है। एक होता है माइनर, ठीक है, और एक होता है कोफैक्टर, ठीक है। माइनर एंड कोफैक्टर, ये दोनों टर्म हमें निकालना आना चाहिए किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए। क्यों ये सीख रहे हैं? ये हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अब हमें इनवर्स निकालना सीखना है, ठीक है। प्रीवियस जो चैप्टर था मैट्रिक्स वाला, वहां पे हमने इनवर्स नहीं निकाला था, याद होगा आपको। वहां पे मैंने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इनवर्स निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो इनवर्स निकालने का प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस अब यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो हम पहले माइनर निकालना सीखते हैं और उसके बाद हम कोफैक्टर निकालना सीखेंगे। कोफैक्टर और माइनर क्या होता है किसी भी डिटर्मिनेंट के लिए, ठीक है। तो हम यहां पे सबसे पहले लिख रहे हैं माइनर, ठीक है। तो लिख लो कि माइनर क्या होता है। माइनर का हम डेफिनेशन देखते हैं पहले। कोई भी अगर हमें मैट्रिक्स, कोई भी हमें डिटर्मिनेंट दिया हो, ठीक है, ये सब किसके लिए निकलता है? डिटर्मिनेंट के लिए निकलता है, ठीक है। ये सब कभी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं निकलता है। तो हम क्या करेंगे, हम एक यहां पे डिटर्मिनेंट हमें गिवन होगा और उस डिटर्मिनेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम माइनर कैलकुलेट करते हैं,
ठीक है। तो देखो माइनर कैसे कैलकुलेट होता है, और माइनर एक्चुअली में किसका निकलता है, एलिमेंट का निकलता है। हमेशा माइनर किसका निकलेगा, एलिमेंट का निकलेगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन लिख लो पहले इसका, फिर हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि माइनर कैसे निकालना है, ठीक है। तो लिख लो माइनर ऑफ, है ना, और फर्स्ट पॉइंट आप लिख लो माइनर इज कैलकुलेटेड फॉर एवरी और फॉर गिवन एलिमेंट, है ना। जैसे 3x3 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास, तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे, तो हर एक एलिमेंट के लिए आप माइनर कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। तो ये एलिमेंट के बेसिस पे होता है, ठीक है। दूसरी चीज, माइनर जो होगा वो हमेशा किसके लिए निकलेगा, है ना, माइनर ऑफ एलिमेंट, है ना। और डेफिनेशन लिख लेते हैं, इसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं इसको, तो आपको समझ में आएगा बेटर तरीके से। डेफिनेशन देख लो पहले, ठीक है। तो देख लो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, डेफिनेशन लिख लो माइनर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। इन जनरल एलिमेंट में ले रहा हूं ए आई जे फॉर्मेट का, है ना, ith रो jth कॉलम, है ना। माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट is a डिटर्मिनेंट, ठीक है। माइनर भी अपने आप में क्या होता है, एक डिटर्मिनेंट ही होता है ना। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय, है ना। ये चीज आप ऑलरेडी पहले कैलकुलेट कर चुके हो, बस हम यहां पे उसको नाम दे रहे हैं, देख लो। ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम in which एलिमेंट aij लाइज, है ना। जिस डिटर्मिनेंट में aij एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट के, है ना, उस एलिमेंट के ith रो और jth कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, बाकी जो बचेगा डिटर्मिनेंट वही आपका क्या होगा, माइनर होगा, ठीक है। और इसका नोटेशन किस टाइप का होता है, तो सेकंड पॉइंट लिख लो नोटेशन, ठीक है। नोटेशन माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij, माइनर ऑफ एन एलिमेंट aij इज डिनोटेड बाय m, है ना। माइनर को हम m से डिनोट करेंगे, m, और इस m का नाम क्या होगा, जिस एलिमेंट का आप निकाल रहे हो, ठीक है। अगर आपका एलिमेंट ij है तो इसको हम इन जनरल ij ही बोलेंगे। अगर आपका माइनर 1 2 है तो यहां पे हम m12 बोलेंगे, है ना। तो इसलिए हम यहां पे माइनर हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ ij, इसको हम कैसे लिख रहे हैं, mij, ठीक है। तो कैसे लिख रहे हैं, mij लिख रहे हैं, क्लियर है। तो ये मेरा हो गया mij। अब देखो निकालते कैसे हैं, है ना। और दूसरा एक और पॉइंट यहां पे आप देख लो, यहां पे देखो इस डेफिनेशन में क्या क्या चीजें है, उसको एक बार हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहां पे बोल रहा है कि माइनर एक क्या होता है, माइनर जो निकालता है ये अपने आप में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ही होता है, ठीक है। तो लिख लो mij इज ऑल्सो अ डिटर्मिनेंट, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है वो क्या दिखाई दे रहा है कि mij क्या है, हमारे पास एक डिटर्मिनेंट ही आपका फॉर्म होगा, है ना। गिवन डिटर्मिनेंट के अंदर एक छोटा सा डिटर्मिनेंट होगा, और इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा, है ना, ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ माइनर डिटर्मिनेंट इज n-1 क्रॉस n-1। ठीक है, मतलब अगर हमें ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है ना, ओरिजिनल जो डिटर्मिनेंट है अगर वो हमारा n ऑर्डर का है तो ये किस ऑर्डर का होगा, n-1 क्रॉस n-1 का होगा, है ना। इफ, इसी में लिख लो, इफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट इज ऑफ ऑर्डर n, है ना, अगर वो ऑर्डर n का होगा तो हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अब मैं देखो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो एग्जाम्पल में मान लो कि मेरे पास एक 3x3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो मैंने ये एक एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये मैंने एक डिटर्मिनेंट ले लिया। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे पास, इस डिटर्मिनेंट में हमारे पास टोटल 6 एलिमेंट है ना, सॉरी टोटल कितने एलिमेंट है, टोटल 9 एलिमेंट है ना। तो टोटल 9 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट के लिए, है ना, हर एक एलिमेंट के लिए आप क्या निकाल सकते हो, माइनर निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं फर्स्ट माइनर निकाल रहा हूं M11। M11 मतलब क्या हो गया कि 1 प्लेस पे जो एलिमेंट है उस पे हम जाएंगे, तो 1 प्लेस पे कौन सा एलिमेंट है, 1, तो इसका ये माइनर है, ये किसका माइनर है, 1 एलिमेंट का माइनर है कि नहीं। और इसका माइनर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये किस पोजीशन पे है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट कर देना है ना। और बच क्या गया हमारे पास, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को अगर आप एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास क्या बच गया, देखो 5 6 8 9, है ना। टोटल देखो कितने का मैट्रिक्स था, 3x3 का डिटर्मिनेंट था, तो ये कितने का बन गया, 3 - 1 2x2 का, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना, और ये 2x2 का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना आता है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 9 × 5 - 8 × 6 कितना हो गया, 45 - 48, तो कितना हो गया, -3। तो M11 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, -3, है ना। ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, M12 भी निकाल सकते हो, है कि नहीं। ऐसे ही हम क्या निकाल सकते हैं, M12 भी निकाल सकते हैं। M12 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे कौन सा एलिमेंट है, 2, है ना। तो इस रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को एलिमिनेट कर दिया, क्या बच गया, 4 6 7 9, है ना। वैसे ही मैं M13 भी निकाल सकता हूं। M13 क्या होगा, है ना, M13 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्या बच गया, 4 5 7 8, और बाकी कैलकुलेट करना आता है आपको, है ना। तो कितना हो जाएगा, 36 - 42, है ना, ये कितना हो जाएगा, 32 - 35, तो कितना आ गया, -3, और ये कितना हो गया, -6, है ना। तो हर एक एलिमेंट का आपको कैसे निकालना है समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे ही ये आपसे क्या बोल सकता है कि आप M21 का कैलकुलेट करो। ठीक है, तो M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये मेरा सेकेंड रो और ये फर्स्ट कॉलम, दोनों को मैंने हटा दिया, है ना। जिस एलिमेंट का बोले उस रो और उस कॉलम को आप क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो, है ना। और आप एलिमिनेट करोगे तो जो बच जाएगा उस डिटर्मिनेंट को आप लिख दो, तो क्या बच गया, 2 3 8 9, और इसको सॉल्व करना आता है, कितना हो जाएगा, 18 - 24 -6, है ना। वैसे ही मैं M22 निकाल सकता हूं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी अब निकाल रहा हूं, अब आपको समझ में आ गया होगा। M22 मतलब क्या हो गया, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, क्या बच गया, 1 3 7 9। M23 कितना होगा, M23 भी आप निकाल सकते हो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, क्या बच गया, 1 2 7 8, है ना। और बाकी आपको सॉल्व करना आता है, 9 - 21 सॉल्व कर लेना, 8 - 14 सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे ही आप क्या निकाल सकते हो, M31 भी निकाल सकते हैं। M31 का मतलब क्या हो गया, M31 का थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया,
2 3 5 6, है ना। वैसे ही आप M32 निकाल सकते हो, है ना, M32 निकाल सकते हो। तो M32 जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, M32 देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, क्या बच गया 1 3 4 6, है ना। वैसे ही मैं M33 भी निकाल सकता हूं। M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, है ना। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम पे चले जाओ, क्या बच गया मेरे पास 1 2 4 5, है ना। और बाकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना आता है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लेना। इस तरीके से हम किसी भी गिवन डिटर्मिनेंट का माइनर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हर एक अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बोलता है तो उस एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं, है ना, उस एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। या अगर उसने पर्टिकुलर एलिमेंट का नाम बोल दिया, है ना, जैसे ये भी बोल सकता है क्वेश्चन में कि फाइंड दी, है ना, ये भी बोल सकता है कि फाइंड दी माइनर ऑफ एलिमेंट 6, है ना। किसी क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है फाइंड दी माइनर ऑफ एलिमेंट 6, तो एलिमेंट 6 कहां पे है, यहां पे, और इस एलिमेंट का पोजीशन क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यानी M23 निकालना है। तो हमें एक्चुअली में कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है ना। तो आंसर कितना हो जाएगा, M26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी -6, है ना। तो पर्टिकुलरली वो उस एलिमेंट का नाम भी दे सकता है या उस एलिमेंट का पोजीशन भी इस तरीके से बोलता है कि M13 निकालो, M31 निकालो, तो हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो माइनर निकालना इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कभी भी, है ना। सारे क्वेश्चन में आप इजीली ये चीजें कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो माइनर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और सेम तरीके से आप सेम प्रोसेस यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, एक और टर्म है हमारे पास कोफैक्टर, है ना। तो हम कोफैक्टर भी निकालना सीखते हैं कि कोफैक्टर कैसे निकलता है। तो कोफैक्टर का पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। कोफैक्टर आप निकालना जल्दी सीख जाओगे क्योंकि आप माइनर निकालना सीख चुके हो, ठीक है। तो कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर जो है वो माइनर से ही निकलता है, ठीक है। डेफिनेशन लिख लो बस, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, है ना, कोफैक्टर भी क्या निकलता है, एक एलिमेंट का ही निकलता है। तो पहला पॉइंट लिख लो इसमें भी, कोफैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर अ गिवन एलिमेंट, है ना। तो गिवन एलिमेंट के लिए ही आपका कोफैक्टर भी निकलता है, जैसे आपका गिवन एलिमेंट के लिए आपका माइनर निकलता था, ठीक है। और यहां पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन देख लो तो आपको समझ में आ जाएगी कोफैक्टर कैसे निकालना है, ठीक है। तो लिख लो, कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट, फिर से मैं एक जनरल एलिमेंट ले रहा हूं Aij, है ना। कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij इज डिफाइंड एज, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप ऑलरेडी कर चुके हो, है ना। इज डिफाइंड एज, देखो यहां पे कैसे डिफाइन होगा, इसको आपको करना क्या है, -1 टू द पावर जिस एलिमेंट का निकाल रहे हो उस एलिमेंट के पोजीशन को बस आप ऐड कर दो, है ना। तो -1 टू द पावर i प्लस जे, और जो आपने माइनर निकाला है बस उस माइनर को आप लिख दो साइड में मल्टीप्लाई करके, है ना। तो माइनर आप ऑलरेडी पहले कैलकुलेट करना आपको आता है, माइनर में बस आपको ये साइन से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर कोफैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। और इसका नोटेशन किस टाइप से होता है, नोटेशन लिख लो, है ना। तो नोटेशन ऑफ कोफैक्टर, नोटेशन ऑफ कोफैक्टर हम इस तरीके से करते हैं, है ना, Aij से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल Mij से हम क्या लिखते हैं, माइनर को, और कैपिटल Aij से हम किसको डिनोट करते हैं, हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। तो कोफैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 टू द, आप पहले माइनर निकाल लो Mij, है ना, और माइनर की पावर i प्लस जे कर दो, उस एलिमेंट का जो पोजीशन है -1 के पावर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो अगर आपको माइनर निकालना पता है
तो को फैक्टर निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, है ना, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं फिर से एक एग्जांपल ले लेता हूं, इजी सा एग्जांपल। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, मान लो मैंने एक मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट ले लिया ये वाला। ठीक है, 1 इजी सा डिटर्मिनेंट लेता हूं ताकि आपको कैलकुलेशन ज़्यादा ना करना पड़े। 3 2 1 1 1 1 1। ठीक है, ये ले रहा हूं मैं। अब देखो अगर कोई हमसे बोलता है ना, यहां पे क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड दी, है ना, फाइंड दी, क्वेश्चन है फाइंड दी को फैक्टर ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स। ठीक है, ऑल दी एलिमेंट्स का हमें क्या निकालना है, को फैक्टर निकालना है। और आपको पता है कि को फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हर एक का पहले आपको माइनर निकाल के दिखाता हूं और फिर मैं साइड में उसका को फैक्टर भी लिखता जाऊंगा, है ना। तो पहले मैं यहाँ पे माइनर लिख रहा हूं, देखो। तो अगर मैं माइनर लिखता हूं, पहले मान लो हर एक एलिमेंट का लिख रहा हूं, तो पहले मैं M11 निकालूंगा। ठीक है, M12 M13 M21 M22 M23। ठीक है, हर एक एलिमेंट का मैं माइनर लिख रहा हूं, थर्ड वाले का भी मैं लिख रहा हूं। पहले मैं इसको लिख देता हूं। M11 निकालने के लिए मैं क्या करना होगा, इसको और इसको एलिमिनेट करना होगा। तो क्या बच गया, 1 1 1 1, है ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सॉल्व कर लेना। फिर M12 के लिए सेकेंड रो को हटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 1 1 1, और आंसर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, 1 3 के लिए क्या करेंगे, है ना, 1 3 के लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटा देंगे। फिर से देखो सेम टाइप का है। ठीक है, तो मैंने इजी सा लिया इसलिए आपको ये चीज दिख रहा है। M21 जब कैलकुलेट करेंगे तो 21 में क्या हो जाएगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाने पे क्या बचेगा, 2 3 1 1। सॉल्व करोगे कितना आएगा, -1। ठीक है, M22 जब करेंगे तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट 1 3 1 1, क्या बच गया, 1 -3 -2, है ना। अभी मैं माइनर निकाल रहा हूं। और M23 जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 2 1 1, और आंसर कितना आ जाएगा, -1, है ना। मैंने हर एक का देखो माइनर कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आता हूं थर्ड वाले पे, M31, है ना। तो M31 जब कैलकुलेट करूंगा तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या बच गया, 2 3 1 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, 2 -3 -1 आ जाएगा, है ना। वैसे ही मैं M32 लिखूंगा। M32 मतलब क्या हो गया, M32 मतलब थर्ड रो सेकेंड कॉलम, है ना। तो थर्ड रो और सेकेंड कॉलम के लिए हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो थर्ड रो सेकेंड कॉलम के लिए क्या होगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, है ना, थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो क्या बच गया हमारे पास, 1 3 2 1। क्या बच गया, 1 3 2 1। तो लिख दो यहाँ पे 1 3 2 1। और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता है हमें, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 -6 -5, है ना। और M33 जब निकालेंगे तो M33 क्या होगा, M33 क्या होगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को आप एलिमिनेट कर दो, क्या बच जाएगा, 1 2 2 1। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 1 2 2 1, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3, है ना। सबका मैंने माइनर निकाल लिया, क्लियर है। अब मैं सबका क्या निकालूंगा, को फैक्टर निकालूंगा। ठीक है, तो को फैक्टर के लिए हम क्या लिखेंगे, A11, है ना। और A11 को फैक्टर कैसे डिफाइन है, देखो जो हमारे पास माइनर है, माइनर में बस हमें साइन यूज करना है। अभी तक हमने साइन नहीं लिया था। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट का आपको साइन निकालना मैंने आपको पहले बताया था। ठीक है, तो यहां पे देखो, यहां पे जब इसका एलिमेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे, -1 टू द पावर, ये जो एलिमेंट कौन सा पोजीशन पे, 1 1, है ना। तो यहां पे जो आपका 1 1 लिखा हुआ है, इसी को आप ऊपर में ऐड कर दो, 1 + 1, और इंटू 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तो पहला एलिमेंट तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, A12 जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, -1 टू द पावर 1 + 2, और M कैपिटल M कितना है, 1,
है ना, तो कैपिटल M की वैल्यू, माइनर की वैल्यू 1 है, तो ये कितना हो जाएगा -1। A13 निकालेंगे तो क्या होगा -1 टू द पावर 4 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1। A21 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा -1 टू द पावर 3 इंटू -1, है ना, तो फाइनली मल्टीप्लाई होकर ये क्या दे देगा 1 ही दे देगा, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव दे देगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो गया। वैसे ही मैं A22 कैलकुलेट करूंगा तो क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू -2, तो कितना दे देगा -2, है ना। देखो को फैक्टर निकालना कितना इजी है, बस हमें उस एलिमेंट का जो साइन होता है ना, बस उस एलिमेंट का पोजीशन को रो और कॉलम को ऐड करके मल्टीप्लाई करना है बस, है ना, तो ये कितना दे देगा 1, ठीक है। वैसे ही A31 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 4 इंटू -1, कितना हो जाएगा ये आपका -1 दे देगा। और A32 कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा -1 टू द पावर 5 इंटू -5, दोनों मल्टीप्लाई हो क्या दे देगा 5। और A33 कितना हो जाएगा -1 टू द पावर 6 इंटू -3, तो फाइनल आंसर आपका -3 हो गया, है ना। तो देखो हर एक एलिमेंट का मैंने माइनर और को फैक्टर आपको निकाल के दिखा दिया। किसी किसी क्वेश्चन में वो पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट का पूछ सकता है कि मुझे इस एलिमेंट का माइनर और को फैक्टर निकाल के बताओ, है ना। तो बस सिंपली आपको करना क्या है कि माइनर निकालना तो इजी है, इस रो और इस कॉलम को एलिमिनेट कर दो जिस पोजीशन पे बोल रहा है, और जो डिटर्मिनेंट बच गया उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ये तो 3x3 के लिए हो गया, 2x2 के लिए भी निकाल सकते हो, 4x4 के लिए भी निकाल सकते हो, है ना। तो जितना ज्यादा आपका डिटर्मिनेंट का ऑर्डर होगा उतना ज्यादा हमारा क्या होगा कैलकुलेशन भी होगा, ठीक है। जैसे 2x2 में करते हैं, देख लो 2x2 का निकालना कितना इजी है, ठीक है। मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है, सॉरी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, 4 ही एलिमेंट है। अगर मैं माइनर कैलकुलेट करूं M11 M12, है ना, M21 और M22, ठीक है, ये चारों मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं। तो M11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, M11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया, क्या बच गया 4, एक ही एलिमेंट है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। M21 जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो M21 क्या, सॉरी 1 2 क्या हो गया फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या बच गया 3, दिख रहा है। वैसे ही जब ये वाला होगा तो फर्स्ट रो में 2 1 जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा 2, और 2 2 जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1, है ना। तो 2x2 में निकालना देखो कितना इजी है कि नहीं। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जब हम को फैक्टर कैलकुलेट करेंगे तो A11 A12 A21 और A22, हमें करना क्या है बस उस एलिमेंट का साइन ऐड करना है। तो देखो ये 1 1 है तो -1 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो एलिमेंट सिर्फ 4 ही रहेगा, है ना, क्योंकि हमें इससे मल्टीप्लाई भी करना है। 1 3 में क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर -3 दे देगा। 2 1 नेगेटिव है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -2 दे देगा। 2 2 पॉजिटिव आ जाएगा तो यहाँ पे आके ये 1 दे देगा। तो देखो मैंने इजिली निकाल लिया, है ना। वैसे ही कभी आपके पास 4x4 का हो तो आपको 3x3 का माइनर सॉल्व करके फिर उसको निकालना होगा, है ना। तो क्वेश्चंस करोगे 4x4 का बहुत उतना जल्दी फ्रीक्वेंटली नहीं आता है ना, तो हम उस चीज को नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बस हम लोग एक छोटा सा पार्ट हमने सॉल्व किया जहां पे मैंने ये बताया कि कैसे हम यहां पे इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, है ना, माइनर और को फैक्टर अगर आप निकालना सीख चुके हो तो देखो सेम तरीका तो हमने वहां पे यूज किया था ना, जब हम लोग डिटर्मिनेंट को ओपन कर रहे थे, है ना। डिटर्मिनेंट को जब आप ओपन कर रहे थे तो डिटर्मिनेंट का ओपन करने का तरीका ही तो यही था, याद होगा आपके पास। अगर आपके पास डिटर्मिनेंट का कोई ओपन करने के लिए बोलता है, जैसे मान लो मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं, ठीक है। जैसे देखो एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास, मैं ये ले रहा हूं डिटर्मिनेंट, देखो डिटर्मिनेंट है मेरे पास, मान लो मैं ये एक डिटर्मिनेंट ले रहा हूं डेल्टा, ठीक है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। अगर मैं इस डिटर्मिनेंट को ओपन करता हूं फर्स्ट रो के अबाउट, ठीक है,
फर्स्ट रो के अबाउट मैं ओपन कर रहा हूं, तो देखो वैल्यू कितनी आएगी। फर्स्ट रो के अबाउट ओपन करते हैं तो क्या होता है, ये वाला टर्म आता है, ठीक है। और इसका साइन क्या होता है, याद होगा आपको, -1 टू द पावर 1 + 1 लिखना आपको बताया था, इंटू A11। और यहां पे इस रो और इस कॉलम को हम हटा देते हैं तो क्या बच जाता है, देखो A22 A23 A32 A33। क्लियर है। सेकेंड वाले फर्स्ट रो के अबाउट कर रहे हैं तो सेकेंड कॉलम पे जाएंगे तो कितना होगा, +-1 टू द पावर 1 + 2 A12, है ना। A12 का साइन ये होता है, और यहां पे फिर से हमें 2 × 2 का डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है ना। यही मेथड हमने डिटरमिनेंट निकालने के लिए सीखा था। देखो A31 A33। और थर्ड वाला डिटरमिनेंट भी मैं सॉल्व कर देता हूं, -1 टू द पावर, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -1 टू द पावर 1 + 3 इंटू डिटरमिनेंट फिर 2 × 2 का बनेगा, A21 A22 A31 A32। क्लियर है। और देखो अगर आपको अभी जस्ट याद हो, है ना, तो ये A11 एलिमेंट को अगर आप यहां पे लिख लो, ठीक है, A11 एलिमेंट को मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखो यहां पे लिख दिया। ये वाला टर्म दिख रहा है किसी को कि ये क्या है, ये वाला टर्म यहां से इस एलिमेंट को छोड़ के ये कंप्लीट टर्म क्या बच रहा है, ये इसी एलिमेंट का क्या है, कोफैक्टर है कि नहीं। देखो कोफैक्टर, हम इस एलिमेंट का अगर आपको कोई कोफैक्टर निकालने के लिए बोल रहा है तो आप क्या करोगे, पहले इसका माइनर निकालोगे और साइन से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो इसी चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, A11 भी लिख सकता हूं, है कि नहीं, A11 भी लिख सकता हूं। वैसे ही सेकेंड वाले को भी आप लिख सकते हो A12 इंटू कैपिटल A12। और इस थर्ड को भी मैं लिख सकता हूं, यहां पे एक एलिमेंट छूट गया, ये लिख दो, A13 होगा यहां पे, ठीक है। थर्ड वाला एलिमेंट भी मैं यहां पे लिख रहा हूं A12 और यहां पे A13 है, और इसके साथ एक कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा। कौन सा कोफैक्टर होगा, वो कोफैक्टर होगा आपका A13 का, है ना। तो यहां पे देखो A13 का, है ना। तो ये चीज किसके इक्वल होता है, डेल्टा के इक्वल होता है ना। तो अगर आपके पास एलिमेंट है, उसको अगर आप उसी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर उसी के माइनर से मल्टीप्लाई करोगे, किससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनर से मल्टीप्लाई किया, है ना। तो यहां पे देखो इसी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अगर उसी के माइनर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, हमेशा डिटरमिनेंट ही मिलेगा, है ना। हमेशा क्या मिलेगा आपको, डिटरमिनेंट ही मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप लिख लो एक पॉइंट बना के, ठीक है। तो डिटरमिनेंट क्या होता है ना, लिख लो। एक और पॉइंट लिख लो, इसी में इसी चीज को नोट करते हुए एक पॉइंट आप ऐड कर लो, यहां पे देख लो, ये पॉइंट लिखो, इफ एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, है ना, सेम चीज कॉलम के लिए वैलिड है, रो और कॉलम, एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर, है ना, एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ, आर मल्टीप्लाइड विथ, मल्टीप्लाई विथ देयर, मल्टीप्लाई विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग, है ना, मल्टीप्लाई विथ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ सेम रो और कॉलम, ऑफ सेम रो और कॉलम, सेम रो और कॉलम, then their sum is, then their sum will give the, then their sum will give the, then their sum will give the value of determinant,
वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्लियर है? देन देयर सम विल गिव द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो मैं इसके वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट की बात कर रहा हूं। क्लियर है? तो अगर आप किसी है ना, यहां पे देखो, इस चीज को समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी इस टाइप से क्वेश्चन वो पूछ लेता है डायरेक्टली। यहां पे देखो, मैंने जो रो लिया, कौन सा रो लिया? पहला रो लिया। देखो A11, A12, A13 कौन सा रो है? फर्स्ट रो है ना। और इसी रो के इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, और उसको जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिलेगी, है ना। तो यही ये लाइन बोल रहा है ना। ये चीज किसी भी रो या कॉलम के लिए वैलिड है। ठीक है, यानी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, अगर मान लो आप सेकेंड रो का निकालते हो, A21, A22, A23, और इसको मैं इसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करूं तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा? है ना। और इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये वैल्यू हमें क्या दे देगा? डिटर्मिनेंट दे देगा। कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप कॉलम ले लेते हो, मान लो मैंने कॉलम ले लिया, फर्स्ट कॉलम ले लिया, तो फर्स्ट कॉलम क्या होगा? A11, A12, A13, है ना। फर्स्ट कॉलम ले लिया और इसी में इसी के कोफैक्टर से, तो 11 का कोफैक्टर क्या होगा? A11, 12 का कोफैक्टर क्या होगा? A12, 13 का कोफैक्टर क्या होगा? A13, और इन सबको आप ऐड कर दो, आपको क्या मिलेगा? डेल्टा ही मिलेगा। क्लियर है ना। हमेशा ये चीज ट्रू होगा, है ना। तो ये फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है कोफैक्टर और माइनर का, ये यही चीज बोल रहा है कि अगर किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? हमेशा डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही मिलेगी। ठीक है, और इसी में दूसरा पॉइंट है कि अगर मान लो कि आप उसी दूसरे किसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, तो इसी का दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ elements of a row or column, elements of a row or column are multiplied with cofactors of any other row or column, है ना। किसी दूसरे रो या कॉलम से अगर आप मल्टीप्लाई कर दो तो उसके कोफैक्टर से, देन, है ना, देन अगर उसका आप सम करते हो, देन देयर सम इज जीरो। ये चीज हमेशा क्या होगा आपका? दूसरा जो, अगर आप किसी मैट्रिक्स के दूसरे कोफैक्टर से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। ठीक है, और ये चीज आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो, है ना। ये चीज आप क्रॉस चेक करके भी देख सकते हो कि आपको वो चीज है जीरो ही मिलने वाली। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू मैं सिंबल के फॉर्म में समझाऊं तो मान लो मैंने फर्स्ट रो लिया, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है? A11, A12 और A13। ठीक है, और इसको मैं दूसरा रो का कोफैक्टर क्या होगा? तो दूसरा रो का कोफैक्टर है A21, A22 और A23, है ना। और इसको जब आप ऐड करोगे तो ये वैल्यू हमेशा क्या होगी? जीरो होगी, है ना। किसी भी रो या कॉलम का आप ले लो, ठीक है, हमेशा ये चीज जीरो होगा। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर A11 है तो यहां पे भी अगर कैपिटल A11 है, A12 है तो कैपिटल A12 है, A13 है तो कैपिटल A13 है, तो आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। लेकिन आप इस तरीके से अलग अलग कर दोगे, है ना। देखो दूसरे रो के कोफैक्टर से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, वैसे ही आप तीसरे रो के कोफैक्टर से भी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जीरो ही मिलेगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है कोफैक्टर और माइनर में, इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो कभी आपको ऐसा वो जानबूझ के कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है, आप उस चीज को क्रॉस चेक करके भी देख पाओगे कि वो आंसर आपका जीरो ही आएगा। ठीक है, तो बुक में कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको आप ट्राई करना। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4, ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 आप कंप्लीट कर सकते हो। सब में बस कोफैक्टर और माइनर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करो, और है ना 4.2, 3, 1 में जो भी डाउट है
वो सब डाउट आप लोग पूछते रहना, ठीक है। तो ये 4.4 आप कंप्लीट करो, फिर हम इसको आगे नेक्स्ट क्लास में एक और पार्ट बचा हुआ है जहां पे अब आप कोफैक्टर और माइनर निकालना सीख चुके हो, तो अब हम इनवर्स निकालना सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनवर्स सीखेंगे कि इनवर्स कैसे निकालना होता है, ठीक है। तब तक आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करो, इजी सा एक्सरसाइज है, फिर हम लोग इसी को नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।